Assalamu alaikum. I'm Dr. Mujahid Farooq, your sex therapist at Men's Care Clinics. नाज़रीन, हमारा इस महीने का टारगेट है 30,000 व्यूअर्स का। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं मेरे उनमें कमेंट्स कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हो सकता है आपके शेयर करने से बहुत से दूसरे लोग जिनको इसकी अशद ज़रूरत है शायद उनकी कोई हेल्प हो सके। तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिए और अपने क्वेश्चंस हमें देते रहिए। हम आज के सेशन का स्टार्ट करते हैं आपके सवालात से। मेरी पिछली वीडियो के रिस्पांस में मुझे कुछ सवालात में मौसूल हुए हैं। मैं तमाम सवालात तो नहीं ले सकता, ज़ाहिर है टाइम की कमी की वजह से, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ। जवाद साहब हैं, उनका कहना है कि मैंने लास्ट वीडियो जो शेयर की थी वो टेस्टिकुलर पेन पे की थी, तो वो शेयर करते हैं कि मेरा मसला भी ऐसा ही है, बाइक चलाते वक्त पेन होता है टेस्टीज में। मैंने शायद पिछली वीडियो में ये चीज़ आई गेस क्लियर नहीं की थी कि हमारे साथ क्या होता है। वो लोग जो अमूमन मोटरसाइकिल पे ज़्यादा सफ़र करते हैं तो मोटरसाइकिल की सीट चूँकि ऐसी होती है और हम जिस जगह बैठे होते हैं हमारा वो हिस्सा जो मोटरसाइकिल की सीट को टच करता है वो सारा हिस्सा, चूँकि हमारा सारा बॉडी का वेट जो है वो उस हिस्से पे आ रहा होता है और ये वो हिस्सा होता है जो हमारे टेस्टिस और हमारे पखाने की जगह के बीच की जगह जो होती है। तो वहाँ जो खून की जो रगें होती हैं वज़न की वजह से वो दब जाती हैं। अब दबने की वजह से वहाँ ब्लड की सप्लाई नहीं आ रही होती। सप्लाई ना आने, और आपको पता होना चाहिए कि जो आपके टेस्टिस को ब्लड की सप्लाई आती है वो वहीं से होके आती है। तो वो जब दब जाती है तो टेस्टिस को ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से पेन आना बड़ा कॉमन सा है। उसके लिए ये है कि अगर बहुत लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं बाइक पे तो थोड़ा सा उठ जाया कीजिए ताकि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो ठीक से चल पड़े, या फिर ब्रेक्स लेके चला सकते हैं, थोड़ा आराम कर लिया फिर चला लिया, इस तरह से। दूसरे हैं जी फजल अहमद साहब, वो कहते हैं कि मुश्तजनी करने से सीने में फ़र्क पड़ता है। मैं जो समझ रहा हूँ कि शायद वो ये पूछना चाह रहे हैं कि सीने में कोई दर्द वगैरह या कोई सीने का प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मास्टरबेशन करने से सीने का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपको सीने में कोई दर्द है या कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो उसके लिए आप सीने के डॉक्टर को देखेंगे, मुश्तजनी का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे तीसरे व्यूअर हैं अतीक साहब, उन्होंने कहा है कि मर्दाना कमज़ोरी है, बचपन में मास्टरबेशन बहुत की है, सख्ती भी कम है, सख्ती लाने के लिए कुछ वायग्रा वगैरह इस्तेमाल करते हैं। साल पहले इलाज करवाया था, मर्दाना कमज़ोरी कुछ टाइम ठीक रही, फिर से कम हो गई। अब क्या करूं, हमेशा के लिए कैसे ठीक हो जाऊं? देखें मेरे भाई अतीक भाई, कि जो हम नॉर्मली आम तौर पे जो डॉक्टर्स हमें मर्दाना कमज़ोरी के बारे में जो दवाइयाँ लिखते हैं वो यही होती हैं, वायग्रा वगैरह। लेकिन ये हर चीज़ का हल नहीं है, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी होने का पीछे रीज़न क्या है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपका प्रॉब्लम वेनस लीकेज की वजह से है तो आप कोई भी दवाई ले रहे हैं वो आपको असर नहीं करेगी अनटिल अनलेस आपने वेनस लीकेज का ट्रीटमेंट ना किया। या अगर आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं, आप खाते रहिए वायग्रा, वो आपको वक्ती तौर पे आराम देगी लेकिन आपके हार्मोन्स को तो वो ठीक नहीं करेगी। तो इसलिए जब भी आपको, चूँकि आप परेशान हैं और आपने मुझसे मशवरा मांगा है, तो मेरा मशवरा आपसे ये है कि प्रॉपरली डायग्नोज करने के बाद ट्रीटमेंट लीजिए, फिर वो इंशाल्लाह पायदार होगा, नेचुरल होगा और कुदरती तौर पे लंबे अरसे तक चलेगा। ठीक हो गया। अब हम आते हैं आज के हमारे नए केस की तरफ। बड़ा इंटरेस्टिंग केस है और रूटीन में ऐसे बहुत से केस हमारे पास, दिन में 2-3 केसेस तो खामखा आ रहे होते हैं। मैं आपसे शेयर करता हूं। मैं पेशेंट की मैं हर बार यही कहता हूं कि पेशेंट की कंप्लीट डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर नहीं करता, वो कॉन्फिडेंशियल होती हैं। जस्ट रेफरेंस के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें शेयर करता हूं, तो ताकि जो है जो पेशेंट है उसकी प्राइवेसी भी कायम रहे और आप लोगों को केस की अंडरस्टैंडिंग भी हो जाए। तो ये पेशेंट हैं, मेल हैं, 36 साल इनकी उम्र है और ऑफ कोर्स जॉब करते हैं, ऑफिस जॉब है इनका, और तकरीबन 20-25 महीने हो गए हैं इनकी शादी को, यानी कि तकरीबन साल 1.5 साल से ऊपर का अर्सा हो गया है शादी को। जिस प्रॉब्लम के साथ ये आए हैं वो, उनका कहना है कि शादी के साल 1.5 साल होने के बाद भी अभी तक उनका सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हो पाया है। हमारी ज़ुबान में इसे अनकंज्यूमेटेड मैरिज कहते हैं, यानी कि मैरिज अभी मैरिज का पर्पस पूरा नहीं हो पाया।
या आप सेक्स नहीं कर पाए। बताते हैं कि क्यों नहीं हो पा रहा। उसकी वजह यह है कि जब भी वो मिसेस के पास जाते हैं, रोमांस के टाइम पे तो इरेक्शन आती है, लेकिन टच करते हैं या दाखिल करने की कोशिश करते ही हैं तो डिस्चार्ज हो जाते हैं, और डिस्चार्ज होने के बाद सॉफ्टनेस आ जाती है तो अंदर दाखिल नहीं हो पाता, और हर बार इनके साथ यही हो रहा है। दूसरी कंप्लेन इनकी ये थी, एक तो ये हो गई सख्ती कम है, दूसरी कंप्लेन टाइमिंग कम है, और तीसरी कंप्लेन कि इनको कतरे बहुत आते हैं। रोमांस वगैरह करें या फ़ोन पे मिसेज से बात कर लें तो इनको ड्रॉप्स आ जाते हैं। तो ये इनकी 3 बड़ी कंप्लेंट्स थी मेरे पास आने के बाद जो इन्होंने मुझसे की। आपको मैं बताऊं कि लिटरली आजकल बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं जो कि ऐसी सिचुएशन को फेस करते हैं कि शादी हुई है और कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए और फेलियर में चले गए। तो ये टाइम पीरियड मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ हो सकता है। कोई शादी के पहले हफ्ते में मेरे पास तशरीफ़ ले आता है कि जी वो नहीं कुछ हो पा रहा, और प्रॉब्लम ये है कि सख्ती चली जाती है। देखिए, अब इसमें ये जो 3 चीज़ें मैंने यहाँ मेंशन की है, सख्ती, टाइमिंग और कतरे, ये तीनों बहुत डीप जो हैं वो सिनेरियोज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और इनकी तफसील में अगर मैं एक में जाऊँगा तो आज की वीडियो ग़ालिबन 2-2.5 घंटे की हो जाएगी। तो मैं कोशिश करूँगा कि हम थोड़ा थोड़ा बात करें ताकि आप सिर्फ अंडरस्टैंडिंग ले सकें कि ऐसा भी होता है, और अगर आपके साथ ऐसा है तो वो क्यों है और आपको क्या करना होगा। केस हमने देख लिया, प्रॉब्लम हमने देख लिया, अब हम बात करते हैं कि इसकी इन्वेस्टिगेशन क्या की जाए। जहाँ पे बात आती है कि सख्ती कम है, तो देखिए मैं बहुत सी जगहों में अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि सख्ती कम होने की, सख्ती हो या टाइमिंग हो, इन दोनों की 2 मेजर रीजंस होती हैं। एक फिज़िकल यानी जिस्मानी तौर पे, दूसरी साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती तौर पे, दोनों में, लेकिन इनकी परसेंटेज अलग होती है। अगर हम बात कर रहे हैं सख्ती की, तो सख्ती वाले केसेस में फिर जो फिज़िकल कॉजेज़ हैं वो तकरीबन 40 to 50% उनका रेशो बनता है कि वो फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से सख्ती नहीं आ रही है, एंड फॉर 50 to 60% जो है वो साइकोलॉजिकल बनता है। ऐसे केसेस में साइकोलॉजिकल का प्रॉब्लम ये है कि उसको हम बाकायदा तौर पे टेस्ट नहीं कर सकते, हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं होता, वो हम असेस कर सकते हैं बातों से। लेकिन फिज़िकल जो प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनको देख सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। तो फिज़िकल के लिए अब हमें यहाँ देखना होगा, चूँकि इनका प्रॉब्लम है कि सख्ती कम आती है, 50-60% आती है, 50-60% खड़ा होता है और डाउन हो जाता है। समटाइम्स कभी डिस्चार्ज नहीं भी होता और नरम पड़ जाता है, कोशिश कर रहे हैं दाखिल करने की, नरम पड़ जाता है। तो यहाँ पे जो है हमें 2-3 चीज़ें देखनी होंगी। इनमें सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो होंगे कुछ ब्लड टेस्ट्स, हार्मोन्स, कुछ विटामिन, मिनरल्स, कुछ सिस्टम्स वगैरह, वो ब्लड के थ्रू हम चेक करते हैं कि कहीं हार्मोन्स ये प्रॉब्लम तो कॉज नहीं कर रहे, कहीं कोई विटामिन मिनरल्स तो ऊपर नीचे नहीं हुए, कहीं डेफिशिएंसी तो नहीं है जो इनको इस तरह से डिस्टर्ब कर रही है। गो के ये बहुत मेजर चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये अपना रोल पूरा अदा कर रही होती हैं और हमें उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। ये तो हो गया एक पार्ट। सेकेंड पार्ट में ये है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है कहीं वो कंप्रोमाइज़ तो नहीं है पेशेंट में। अब ब्लड सर्कुलेशन अगर कंप्रोमाइज़ होगी तो उसको इरेक्शन ही कम आएगी, और अगर आ रही है और सस्टेन नहीं रह पा रही, यानी कायम नहीं रह पा रही सख्ती उस तरह और कम पड़ जा रही है, तो इसमें हम सस्पेक्ट करते हैं पेशेंट को कि कहीं उसकी सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या मस्कुलैरिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके लिए फिर हम एक अलग से टेस्ट करवाते हैं। वो टेस्ट में हमें ये पता लग जाता है कि जो खून आ रहा है उज़्व की तरफ, उसको खड़ा करने के लिए क्या उसका प्रेशर ठीक है। अगर वो प्रेशर कॉम्प्रोमाइज़ है, प्रेशर कम है, तो इरेक्शन लाने में प्रॉब्लम होगा। और अगर वो प्रेशर ठीक है और जो खून वापस जा रहा है दिल की तरफ, अगर उसका फ्लो ज़्यादा बढ़ गया हुआ है, यानी आने वाला कम है जाने वाला ज़्यादा है प्रेशर, तो जाहिर है वो एक तो उसको आने ही नहीं देगा इरेक्शन, और अगर आ भी जाएगी तो वो कायम नहीं रह पाएगी, वहीं बीच में सॉफ्ट पड़ जाएगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी होता है ऐसे केसेस में। तो अब हम बात करते हैं कि टाइमिंग के इशू के लिए, कि टच करने पर, बात करने पर, हाथ लगाने पर या दाखिल करने की कोशिश के दौरान ही डिस्चार्ज हो जाता है। अब इसके लिए अगेन 2 चीज़ें हैं, फिज़िकल और साइकोलॉजिकल। फ़िज़िकल टाइमिंग के केसेस में फ़िज़िकल वजूहात बहुत कम होती हैं, उसका हुजूम तकरीबन 10 से 15% ही होता है, बाकी 80 to 85% जो है वो साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती तौर पर ही होता है। और मैं फिर कह चुका हूँ कि नफ्सियाती प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई आला नहीं है, कोई इस तरह का टेस्ट नहीं है, लेकिन फ़िज़िकल को हम कर सकते हैं।
इनके केस में हमें कुछ और टेस्ट करने होंगे, वही कुछ हार्मोन्स वगैरह के टेस्ट होंगे, और एक और टेस्ट कहलाता है स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट। स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट जो है वो हमें ये बताता है कि कहीं दौरान सेक्स या रोमांस के दौरान दिमाग से पैदा होने वाले सिग्नल कहीं इतने ज़्यादा तो नहीं हैं जो इजैकुलेट करवा दें, क्योंकि हमारे बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ हमारे दिमाग ने कंट्रोल करनी है। अब उसमें होता क्या है कि अगर हम सेक्स परफॉर्म करने जा रहे हैं और उस दौरान वो सिग्नल्स जिन्होंने हमें खारिज करवाना होता है वो ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाएं ड्यू टू न्यूरोट्रांसमीटर्स के गश की वजह से या किसी स्ट्रेस की वजह से या किसी और वजह से, अगर वो ज़्यादा हो जाते हैं, एकदम फायरिंग हो जाती है सिग्नल्स की, तो हमारा कंट्रोल नहीं रह पाता खारिज होने पे। हम चाह रहे होते हैं कि हम अभी खारिज ना हो, लेकिन वो हमारे कंट्रोल में बात नहीं होती और हम डिस्चार्ज कर जाते हैं। तो अगर अब इनके केस में अगर इनकी फ़िज़िकल वजूहात जो हमने, जैसा कि हमने रूल आउट की भी, हमने टेस्ट भी किए, हार्मोन्स भी चेक किए, बाकी जो टेस्ट रिक्वायर्ड थे वो तमाम किए, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का, स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट, नॉक्टर्नल पेनाइल टोमिसेंस टेस्ट, ये सारे टेस्ट करने के बाद हमें रिज़ल्ट क्या मिला कि इनके हार्मोन्स जो हमारे पास आए हैं उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं थी, बहुत ही मामूली सी चीज़ें थी। स्ट्रेस टॉलरेंस टेस्ट यानी वो जो सिग्नल्स हमारे पास और ऑन हो रहे थे, सख्ती लाने वाले या डिस्चार्ज करने वाले, उनमें बहरहाल थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी। तो टेस्ट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचे कि इनका सर्कुलेटरी सिस्टम बिल्कुल ठीक है, ब्लड का फ्लो बिल्कुल ठीक चल रहा है, सिग्नल्स थोड़े से डिस्टर्ब हैं, लेकिन हार्मोन्स वगैरह वो तमाम चीज़ें बिल्कुल बेहतरीन हैं। अब यहाँ पे बात ये साबित हो जाती है कि जब हमने फिज़िकल चीज़ें सारी रूल आउट कर ली हैं तो आखिर वजह क्या है। फिज़िकल ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था कि अगर फिज़िकल नहीं है तो ये इशारा करती है इस बात की तरफ कि प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल है, नफ्सियाती है। उसके बाद पेशेंट से बात करने पे फिर बहुत सी चीज़ें हमारे सामने आई। अब उनका कहना ये है, या आम तौर पे ऐसे पेशेंट हमें जवाब क्या देते हैं, वो ये देते हैं कि जब भी मैं अपने पार्टनर के पास जाता हूँ मेरे दिमाग में एक खौफ होता है कि कहीं मैं फिर दोबारा फेल ना हो जाऊँ। ये टिपिकल साइन है आपके स्ट्रेस के बढ़ने का, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के बढ़ने का, और इसे हमारी ज़ुबान में परफॉर्मेंस एंजाइटी कहा जाता है। फिर उसके बाद अमूमी तौर पे ऐसे केसेस में फेलियर में जाने की एक और बड़ी वजह होती है, वो होती है आपका पार्टनर जो है वो गैर दानिस्ता तौर पे आपसे उस तरह कोऑपरेट नहीं कर पा रहा होता जिसका नुकसान आप उठा रहे होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ किसी और सिनेरियो की, कि होता यूँ है कि आप, शादी हुई है, पहली रात है या दूसरी रात है, आप ट्राई कर रहे हैं, रोमांस कर रहे हैं, इरेक्शन आ गई है। अब इस दौरान में जाहिर है आपका भी एक्सपीरियंस नहीं है, आपकी पार्टनर का भी एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों के लिए फ़र्स्ट टाइम है, तो आप भी थोड़े से खौफ में होंगे कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, कैसे होगा, क्या करूँगा, कब करूँगा, कुछ पता नहीं होता, तो वो एक खौफ पैदा हो रहा होता है। दूसरी तरफ आपकी जो पार्टनर होती है, खौफ उसे भी होता है, उसे पेन का खौफ हो सकता है, और दूसरी तीसरी वजूहात हो सकती हैं, घर से अपने घर वालों को छोड़ के आते हैं, इमोशनली डिटैच हुए होते हैं, तो इमोशनल स्ट्रेस चल रहा होता है। तो उस दौरान में क्या होता है कि वो अपने पेल्विक फ्लोर के मसल्स को, यानी अपने जो नीचे के मसल्स होते हैं, वजाइना के मसल्स होते हैं, उसको गैर दानिस्ता तौर पे वो बहुत ज़्यादा सख्ती से जकड़ लेते हैं, जिसकी वजह से मर्द के लिए पेनिट्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी कंडीशन को वेजिनिस्मस कहते हैं। अब अगर ऐसी कंडीशन है, मर्द को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको इरेक्शन ठीक आ रही है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि उसकी पार्टनर उसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पा रही है, वो थोड़ी देर कोशिश के बाद उसकी इरेक्शन लूज़ हो जाती है। तो अब ये तो इसके हमने बात कर ली कि प्रॉब्लम क्या था, टेस्ट क्या हो गए। अब हम आते हैं इनके ट्रीटमेंट की तरफ। देखें यहाँ इस केस में जो मैंने फाइंड आउट किया, फिज़िकली ये बिल्कुल ठीक है, और साइकोलॉजिकली जो है वो ये डिप्रेस लग रहे थे, और कुछ इनकी हिस्ट्री ये भी बता रही है कि इनके पार्टनर की तरफ से थोड़ा बहुत इनको इशू आ रहा है, कोऑपरेट नहीं सही से कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम क्यों हो जाता है? मेल और फीमेल दोनों के साथ ये प्रॉब्लम इस वजह से हो जाता है कि हमारे माशरे में हमें सेक्स एजुकेशन नहीं है, कोई ज़रिया नहीं है सेक्स एजुकेशन का। हमें पता ही नहीं है, ना बच्चियों को ना बच्चों को, कि सेक्स होता क्या है, ये कैसे चलता है, ये कब करना है, ये कब नहीं करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कोई मालूमात नहीं होती। और ऐसी सूरत हाल में अगर इनकी शादी कर दी जाए तो फिर बेचारे
इस सूरत हाल में फंस जाते हैं कि कुछ परफॉर्म नहीं हो पाता और फिर बदनामी का खौफ। और ऐसे केसेस में हमेशा पहली तलवार लड़के के सर पे गिरती है कि इसको मर्दानगी के इश्यूज हैं। होने को ये भी होता है कि बाज़ों का, जैसा मैंने कहा, वजह फीमेल की तरफ से आ रही होती है, लेकिन लड़का इस गिल्ट में आ जाता है कि पता नहीं शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मैं ही इसको खड़ा नहीं रख पाया, इसका मतलब है मेरा कसूर है, तो वो गैर ज़रूरी डिप्रेस हो जाता है। अब इसके लिए जो है मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम का प्रॉब्लम है तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा, अगर हार्मोन डिस्टर्ब है तो ट्रीटमेंट कुछ और होगा। लेकिन जैसा कि इस केस में प्रॉब्लम ये नहीं है, तो ऐसे केसेस के लिए साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग प्रेस्क्राइब की जाती है। मेंस केयर क्लिनिक पे साइकोसेक्सुअल काउंसलिंग, कपल काउंसलिंग या मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर के किसी भी प्रॉब्लम के लिए काउंसलिंग की जाती है। तो अगर आप या आपके इर्द गिर्द में कोई ऐसा दोस्त, कोई भाई, कोई कज़न अगर इन हालात से जूझ रहा है तो वीडियो उनके साथ शेयर करें, उन्हें मशवरा दें कि किसी अच्छे सेक्सोलॉजिस्ट से मिलके अपना इलाज करवाइए। अपना ख्याल रखिए, अपने रिश्तेदारों का, बहन भाइयों का, इर्द गिर्द का, सबका ख्याल रखिए और पाकिस्तान को साफ़ सुथरा रखिए।